ये करंट अफेयर वीडियो से पहले आपको कुछ अपडेट देना है। सबसे पहले बच्चे बहुत टेंस में हैं कि सर इसी डेट पे एग्ज़ाम होगा क्या जेके एसएसबी का। देखिए मैं आपको बताऊं, इसी डेट पे हो या इसके बाद वाले डेट पे हो, आपका एग्ज़ाम होना है। आप डरिए मत कि जल्दी एग्ज़ाम है, क्या पता कि बाद में जेके एसएसबी आपका एग्ज़ाम डेट चेंज करे। और ये जो आपके डर वाले दिन हैं, इसमें आपकी एफिशिएंसी कम होती है। आप बस अभी इसी डेट को लेके चलिए और अपना टारगेट सेट कीजिए। बाद में अगर बढ़ जाता है डेट वो तो देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल आपको यही डेट सही मानना है। अब मैं आपको ये बताऊं कि हमारी एप्लीकेशन पे आपके सामने ये रिवाइज्ड फुल टेस्ट शेड्यूल हमने आपको दिया। अभी आपका टेस्ट होने वाला है, सेकंड फुल टेस्ट, पहला फुल टेस्ट हुआ है और 11 बजे इसकी टाइमिंग होती है। अब यहाँ पे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका डेली टेस्ट है। डेली टेस्ट आपका लिया जा रहा है एप्लीकेशन पे 5 बजे शाम को। और आप देख लीजिए आज जो है, आज आपका टॉपिक कौन सा है, आज है 24 में और आज शाम को आपका टेस्ट होगा ये वाले पोर्शन का। तो आपको ये कहना चाहूँगा कि इसका स्क्रीनशॉट आप उठा लो और बाद में आप टाइमिंग वाइमिंग पूछते हो कि ऐप पे कितने बजे टेस्ट है। और हाँ, कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं क्या हम अभी जुड़ के टेस्ट दे सकते हैं। आप कभी भी जुड़ सकते हैं और सारे वीडियोस देख सकते हैं, सारे नोट्स ले सकते हैं और सारे टेस्ट दे सकते हैं। इनमें हमने अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स टेस्ट लगाया हुआ है, तो आप बार बार भी टेस्ट दे सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे हमने स्पेशल, ये हमारी एप्लीकेशन है। जो भी बच्चा जुड़ना चाहता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में जाके ज्वाइन हो जाओ। ये हमारी एप्लीकेशन है जहाँ पे ऑल टेस्ट है और यहाँ पे आपके ये वाले सेकंड फोल्डर में ही आपके फुल टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट जो भी है वहाँ पे ही है। आपका ये फुल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट का वहाँ पे शेड्यूल भी है। आप वो शेड्यूल देख लो जो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर शेड्यूल दिखाया। ये शेड्यूल आपको एप्लीकेशन पे भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ही ये जनरल अवेयरनेस का डेली टॉपिक वाइज टेस्ट खत्म होता है, उसके बाद हम आपका कंप्यूटर और साइंस डेली टॉपिक वाइज टेस्ट। और आपको बताऊं, एग्जाम से पहले ये चीज़ें आप खत्म कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि टेस्ट है और आप लोग तैयारी कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो और शाम को 5 बजे तैयार रहना। और बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छा स्कोर वहाँ पे है, मतलब कि तैयारी ठीक ठाक जा रही है। जितना भी ये आपने एप्लीकेशन पे पढ़ा हुआ है ये मोर देन सफिशिएंट है। इस एग्जाम को टॉप करने के लिए, सिर्फ सिलेक्शन के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, इस एग्जाम को टॉप 50 में आने के लिए, टॉप 20 में आने के लिए आपके लिए ये चीज़ें काफ़ी है। जितना भी आपने पढ़ा है ना उसके ऊपर यकीन रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको रिवाइज 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 करते रहना है। आपको ये भी बताऊं कि सभी के लिए टाइम कम है, सभी के लिए कंपटीशन में ये लगता है जो आपको कल टॉपर भी आएगा ना उसको अभी भी टेंशन है, उसको भी टेंशन है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो, क्योंकि जेके एसएसबी ने अचानक एक ही महीने का गैप रखते हुए डेट निकाला और आपको अंदाज़ा था कि बहुत लेट होगा। तो तैयारी सबकी कमज़ोर है, आप सभी इस प्रॉब्लम में हो। ऐसा ना सोचो कि कोई बहुत ज़्यादा पढ़ के है, नहीं, सब इसी सिचुएशन में है। जो अभी ये महीना आपका बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज करेगा वही आप देखेंगे सबसे कामयाबी उसी को मिल जाएगी। बाकी मेरी दुआ है आप सभी लोग कामयाब हो जाए। तैयार रहो टेस्ट के लिए, बहुत सारी चीज़ें आप टेस्ट में सीखते हो। तो चलिए अब आप सुन लीजिए करंट अफेयर आपका मार्च का, जनवरी फरवरी और मार्च का ये करंट अफेयर है। इसके बाद आपका अप्रैल और मई भी आएगा। बस यही 5 महीने का करंट अफेयर आप लेके चलिए एग्जाम में। और साथ में JNK का करंट अफेयर जो मैंने आपको कराए हैं 3 वीडियोज़, अभी उसके और 2-3 वीडियोज़ आएंगे। बस वही 5-6 वीडियोज़ लेके आप एग्जाम में करंट अफेयर में जाना, ठीक है। तो चलिए आप सुन लीजिए मैम की आवाज़ में सेकेंड पार्ट मार्च 2024 करंट अफेयर का। Hello everyone, welcome back to another video on JK Civil Services platform. I am Razia, your teacher for current affairs of national and international importance. In previous video, we have completed the part 1 of our March 2024 current affairs. So today's video is going to be the part 2, right? Part 2 of March 2024 current affairs. And for today's video, I am telling you that this is going to be the one of the most important videos for your upcoming exams. And when I say it, I mean it. तो आज की इस वीडियो को आप प्रॉपरली एंड तक देखेंगे, क्योंकि आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो विदाउट फर्दर डिले आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला करंट अफेयर है दैट्स फेयर शेयर फॉर हेल्थ एंड केयर रिपोर्ट, ठीक है। एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है फेयर शेयर फॉर हेल्थ एंड केयर रिपोर्ट। रिसेंटली न्यूज़ में थी, तो बताइए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है। तो हमारा जो आंसर है दैट इज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द रिपोर्ट नेमली फेयर शेयर फॉर हेल्थ एंड केयर रिपोर्ट, ठीक है। थोड़ा सा कंटेक्स्ट समझते हैं।
दिस रिपोर्ट, जो ये रिपोर्ट आई है फेयर शेयर फॉर हेल्थ एंड केयर, ये हाईलाइट करती है जेंडर गैप इन ग्लोबल हेल्थ केयर, यानी कि ग्लोबली जितना भी हेल्थ केयर, जितनी भी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसमें जेंडर गैप को हाईलाइट किया है इस रिपोर्ट में। ठीक है, तो एज पर द रिपोर्ट विमेन रिप्रेजेंट 67% ऑफ हेल्थ एंड सोशल केयर वर्कफोर्स। एज पर द रिपोर्ट कहता है जितना भी वर्क फोर्स है जो हेल्थ में काम कर रहा है, जितने भी डॉक्टर्स, जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ जो वर्क कर रहा है, जो विमेन वर्क कर रही है इन द हेल्थ केयर सिस्टम, दे कंप्राइज 67%। कितना कंप्राइज करती हैं ऑफ द टोटल वर्क फोर्स? 67%। लेकिन जो पे गैप है दैट इज 24% कंपेयर टू मैन, यानी कि कंपेयर टू मैन दे आर पे 24% लेस पे। ठीक है, 67% कंट्रीब्यूशन इनका है लेकिन पे कम कितनी मिल रही है इनको? 24%. So this has been highlighted by the said report. Globally, 90% of women's earnings support family well-being, while only 30% of men's do. क्या कह रही है ये रिपोर्ट कि 90% जो women's earning होती है वो फैमिली के सपोर्ट के लिए, फैमिली के वेलबींग के लिए यूज होती है, रादर देन जब हम मैन का देखते हैं ओनली 30 to 40% मैन की जो अर्निंग होती है वो यूज होती है फॉर फैमिली सपोर्ट। एंड जो जितनी भी अनपेड केयर एक्टिविटीज होती हैं, जो भी जिनके लिए वुमेन को पे नहीं किया जाता है, ठीक है, तो वो कितना परफॉर्म करती है? 76%, यानी कि अनपेड केयर एक्टिविटीज में डोमेस्टिक वर्क आ गया, जो भी घर का काम होता है, राइट, या एल्डरली लोगों का ख्याल रखना, अपने बच्चों का ख्याल रखना। ठीक है, सो दिस इज द अनपेड वर्क, इसके लिए वुमेन को पे नहीं किया जाता। एंड कितना परसेंटेज तक परफॉर्म किया जाता है? अप टू 76% वर्ल्ड वाइड। तो देखिए कितना ज़्यादा इम्बैलेंस है। इन नटशल ये जो रिपोर्ट है इट हाईलाइट्स कि एक वुमेन का कितना बड़ा रोल है एंड हाउ मच डिस्पैरिटी इज देयर इन द पे, कितना उसको कम पे किया जाता है एज कम्पेयर टू मैन। ओके, सो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं हम। प्रॉफिट्स एंड पॉवर्टी द इकोनॉमिक्स ऑफ फोर्स्ड लेबर रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट आई है प्रॉफिट्स एंड पॉवर्टी द इकोनॉमिक्स ऑफ फोर्स्ड लेबर, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिलीज किया है रिसेंटली? तो हमारा जो यहाँ पे आंसर है देख लेते हैं, ऑप्शंस में है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अभी हमें बताना है इन ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है या रिलीज किया है। ठीक है, तो आंसर जो है दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली इस रिपोर्ट को यहाँ पे रिलीज किया, विच इज प्रॉफिट्स एंड पॉवर्टी द इकोनॉमिक्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो सामने आई हैं। इट रिवील्ड दैट फोर्स्ड लेबर जनरेट्स इलीगल प्रॉफिट्स दिस मच एनुअली। फोर्स्ड लेबर जो है यानी कि जो ज़बरदस्ती विमेन को, मैन को, चिल्ड्रन को, जितने भी लोगों को लेबर में डाला जाता है वो कितना इनकम यहाँ पे एनुअली जनरेट करता है, कितना प्रॉफिट एनुअली जनरेट करता है? दैट इज 36 बिलियन यूएस डॉलर्स। अगर यूएस डॉलर्स में उसका यहाँ पे निकाला जाए तो दैट इज 36 बिलियन यूएस डॉलर्स एनुअली इसका प्रॉफिट रहता है, मेकिंग 37% इंक्रीज सिंस 2014, यानी 2014 से कितना इंक्रीज हुआ है इसमें? 37%। ठीक है, सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू दिस राइज? क्यों ये इतना राइज हो रहा है, इतना ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ रहा है बाय फोर्स्ड लेबर? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे इन्वॉल्व किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है इनटू लेबर, दैट्स व्हाई, राइट। एंड द फोर्स्ड लेबर्स टोटल एनुअल इलीगल प्रॉफिट्स आर हाईएस्ट, कहाँ पे हाईएस्ट है? इन यूरोप एंड सेंट्रल एशिया। अगर आप ऐसे देखेंगे कहाँ पे इलीगल प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो दैट्स यूरोप एंड सेंट्रल एशिया, देन फॉलोड बाय एशिया एंड पैसिफिक, देन अमेरिका, अफ्रीका एंड अरब स्टेट्स। ठीक है, ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी। गुलाल गोटा रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ विच सिटी? हमें बताना है जो गुलाल गोटा है ये ट्रेडिशनल फेस्टिवल किस सिटी का है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है दैट इज जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि गुलाल गोटा है क्या। देखिए यहाँ पे आप बॉल्स टाइप देख रहे होंगे, डिफरेंट कलर्स की बॉल्स हैं, राइट। इन्हीं में कलर को फिलिंग की जाती है और फिर उसको यहाँ पे कलर थ्रो करने में यूज किया जाता है ज्यूरिंग होली। हम कंटेक्स्ट में अच्छे से पढ़ेंगे इसको। इन पार्ट्स ऑफ जयपुर राजस्थान एक यूनिक होली ट्रेडिशन वहाँ पे मनाया जाता है, विच अनफोल्ड्स कब होता है? ये मार्च 25 को। यहाँ पे क्या किया जाता है? कलर्स थ्रो किए जाते हैं थ्रू गुलाल गोटा। ये जो बॉल टाइप होती है यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज गुलाल गोटा, राइट, ये देख रहे हैं आप। तो ये गुलाल गोटा है, इसमें कलर फिल किया जाता है, ड्राई गुलाल फिल किया जाता है यहाँ पे।
ठीक है, और फिर इनको थ्रो किया जाता है एक दूसरे पे, ठीक है। सो दीज आर स्मॉल लैक बॉल, छोटी छोटी लैक बॉल्स होती है, उसी में ड्राई गुलाल को फिल करके एक दूसरे पे यहाँ पे थ्रो किया जाता है। सो दीज आर क्रिएटेड बाय होम, राइट, दीज आर क्रिएटेड बाय मुस्लिम लैक मेकर्स। मुस्लिम लैक मेकर्स है वहाँ के जो इनको बनाते हैं, जिनको मनी हार्स बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर, उनको क्या बोलते हैं, मनी हार्स। तो मनी हार्स इसको बनाते हैं जो कि मुस्लिम लैक मेकर्स है, और 400 साल पुराना ये ट्रेडिशन है, राइट। तो यहाँ पे क्या बताता है तो फेस्टिवल है होली, राइट, बना कौन रहे हैं, मुस्लिम्स। तो यहाँ पे कम्युनल हार्मनी देखने को मिल सकती है ड्यू टू द ट्रेडिशन, राइट। ना व्हाट इज लैक, ये जो लैक की ये बॉल्स है, लैक होता क्या है एक्चुअली, लैक एक रेजिनस सब्सटेंस है, एक स्टिकी सा सब्सटेंस है जो कौन सक्रीट करते हैं, कुछ इंसेक्ट्स क्रिएट करते हैं, और मोस्टली कौन इंसेक्ट्स क्रिएट करता है, दैट इज द फीमेल स्केल इंसेक्ट। फीमेल स्केल इंसेक्ट जो है वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ लैक है, जिसका साइंटिफिक नेम लैकिफेरा लैका भी है, ठीक है। इस इंसेक्ट का जो साइंटिफिक नेम है फीमेल स्केल इंसेक्ट, दैट इज लैकिफेरा लैका। यही इस रेजिनस सब्सटेंस को यहाँ पे रिलीज करता है, सक्रीट करता है, फिर इसी की इन बॉल्स को बनाया जाता है। और कौन बनाता है, मुस्लिम लैक मेकर्स नोन एज मनी हार्स, ठीक है। विल सी द नेक्स्ट वन। Indian Employment Report 2024 recently seen in the news is released by which organization? Indian Employment Report 2024 recently release हुई है, हमें बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिलीज किया है। हमारा जो आंसर है दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO एंड इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट IHD, ठीक है। ये दो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने मिलकर इस रिपोर्ट को यहाँ पे रिलीज किया है। लेट्स सी द कंटेक्स्ट। इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 को पब्लिश की है दो ऑर्गेनाइजेशंस ने, ILO एंड IHD। सो ILO एंड IHD की जो रिपोर्ट है हमें क्या बताती है, व्हाट डज इट हाईलाइट, कौन से चैलेंजेस को यहाँ पे बताती है। इट सेज द ऑनगोइंग चैलेंजेस फॉर इंडियन यूथ इन फाइंडिंग जॉब्स। इंडिया का जो यूथ है कौन कौन सी चैलेंजेस फेस कर रहा है जॉब्स फाइंड करने में, दैट हैज बीन अंडरस्कोर्ड और हाईलाइटेड इन द सेड रिपोर्ट विच इज इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। एंड अलार्मिंगली अराउंड 83% ऑफ द अनएम्प्लॉयड आर यंग इंडिविजुअल्स। अलार्मिंगली कह रहा है कि अराउंड 83% अनएम्प्लॉयड आज, जितना भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनमें से 83% जो है वो यंग इंडिविजुअल्स हैं, राइट। अनएम्प्लॉयड पर्सन का जितना भी एस्टिमेट निकाला गया है उसमें से 83% आर दी यंग इंडिविजुअल्स। एंड पर्टिकुलरली ट्रबलिंग इज द राइज इन एजुकेटेड यूथ अमंग द जॉबलेस। लोग जॉबलेस तो हैं, दिस 83% यूथ इज जॉबलेस, लेकिन वो कौन से लोग हैं जो जॉबलेस है, विच आर एजुकेटेड। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, दे आर नॉट स्किल्ड, राइट, बट ये वो लोग हैं विच आर एजुकेटेड, एंड दिस इज द मोस्ट ट्रबलिंग थिंग हियर। विद दोज पॉजिटिंग सेकेंडरी एजुकेशन और हायर कंप्राइजिंग 65.7%। और वो लोग जिनके पास सेकेंडरी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, वो कितना परसेंटेज है, दे आर 65.7%, अप फ्रॉम 35.2%। 2000 में वो जो ऐसे लोग थे जिनके पास एजुकेशन थी एंड अनएम्प्लॉयड थे, एजुकेशन भी थी अनएम्प्लॉयड भी थे, वो कितना परसेंटेज थे 2000 में, दे वर ओनली 35.2%। एंड 2000 से लेके अभी तक 2024 तक का कितना राइज हुआ है, अप टू 65.7%, ठीक है। तो दिस अंडरस्कोर्स की कितनी ज़्यादा इंटरवेंशंस की ज़रूरत है ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट है या स्किल डेवलपमेंट इशूज़ है इनको यहाँ पे एड्रेस किया जा सके, राइट। ओके, विल मूव फॉरवर्ड। Global Waste Management Outlook 2024 recently seen in the news is published by which one of the following organization? हमें बताना है ये जो रिपोर्ट है Global Waste Management Outlook 2024 बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की है, राइट। सो दिस रिपोर्ट हियर इज रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो कंटेक्स्ट देख लेते हैं। द ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 इसको पब्लिश्ड बाय दो ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको पब्लिश किया है, विच इज UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, एंड ISWA, ठीक है। दोनों के बारे में आगे थोड़ा पढ़ेंगे। अब ये रिपोर्ट हमसे क्या कहती है, व्हाट डज दिस रिपोर्ट हाईलाइट? प्रेडिक्शंस इंडिकेट म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट विल सर्ज फ्रॉम 2.3 to 3.8 बिलियन टन्स। अर्बन एरियाज में जो सॉलिड वेस्ट जमा होता है, ये कह रहा है कि बाय 2050 वो कितना राइज होगा, 2.3 से लेके 3.8 बिलियन टन्स तक, ठीक है। अभी करंटली 2.3 बिलियन टन्स है और अब बाय 2050 वो कितना हो जाएगा, 3.8
8 बिलियन टन्स। अब इसमें बैरियर्स कौन कौन से हैं? दे इंक्लूड इनसफिशिएंट अर्जेंसी रिकॉग्निशन, यानी कि किस चीज़ के लिए बैरियर्स? इस म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को यहाँ पे हैंडल करने में बैरियर्स, क्यों इसको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया जाता और वाई इट इज़ एक्यूमुलेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो बैरियर्स हैं दे आर इनसफिशिएंट अर्जेंसी रिकॉग्निशन, यानी कि जो म्यूनिसिपल कमिटीज़ होती है, कोई अर्जेंसी नहीं है, वो इस चीज़ के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को यहाँ पे क्या नहीं कर रहे हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों को रियलाइज़ नहीं कर रहे, तो हमें कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं है कि हाँ वी हैव टू टैकल दिस, वी हैव टू हैंडल दिस, राइट। दूसरा इनकम्प्लीट डेटा है कि पता नहीं कहाँ पे कितना है, राइट, वी डोंट हैव द प्रॉपर डेटा। एंड क्लाइमेट इम्पैक्ट अंडर एस्टिमेशन, वी डोंट टेक द क्लाइमेट फैक्टर्स इन कंसिडरेशन हियर। हम क्या करते हैं, जो ये म्यूनिसिपल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जो कमिटीज़ होती है, वहाँ पे वो क्या करती है, क्लाइमेट पे क्या चेंज, क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन चीज़ों का, वो भी ध्यान में नहीं रखा जाता। एज वेल एज कोई जेंडर एस्पेक्ट्स हैं, इनफॉर्मल सेक्टर का जो अंडर एवेल्युएशन है सही से एवेल्युएट नहीं हुआ है, इसके लिए लेजिस्लेशन नहीं है, प्रॉपर लॉज नहीं है इसके लिए। सो दीज आर द बैरियर्स दैट आर इन्वॉल्व। नाउ यूएनईपी जो है, अभी थोड़ा यूएनईपी एंड ISWA के बारे में जान लेते हैं। यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मॉरिस स्ट्रॉन्ग। किसने एस्टैब्लिश किया था इस ऑर्गेनाइजेशन को? मॉरिस स्ट्रॉन्ग ने, और वही इसके पहले डायरेक्टर भी थे। ठीक है, यूएनईपी को एस्टैब्लिश किया था मॉरिस स्ट्रॉन्ग ने, जो इसके पहले डायरेक्टर भी रहे थे। आफ्टर, कब उन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया था? जब यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोल्म इन जून 1972। ये जब कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में, जिसका नाम है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोल्म। कहाँ पे हुई थी ये? स्टॉकहोल्म में। इसी कॉन्फ्रेंस के बाद मॉरिस स्ट्रॉन्ग ने एस्टैब्लिश किया था यूएनईपी को। अब व्हाट इज द मैंडेट? इसका जो मैंडेट है दैट इज टू डिलीवर साइंस एंड डेवलप सोल्यूशंस। ठीक है, सोल्यूशंस डेवलप करना इन वाइड रेंज ऑफ इश्यूज, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, मैनेजमेंट ऑफ मरीन टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम्स हो गए, ग्रीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। अगर जनरली बात करें तो एनवायरनमेंट रिलेटेड जो इश्यूज है, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, या हमारी इकोसिस्टम्स की कंजर्वेशन हो गई, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि ग्रीन तरीके से हो, जिससे हमारा एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्टेड रहे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, राइट। तो उन चीज़ों पर काम करना, उन चीज़ों पर साइंस डिलीवर करना, उन चीज़ों पर सोल्यूशंस बताना कि कैसे क्या चीज़ करी जा सकती है, दिस इज द मैंडेट ऑफ यूएनईपी। इसका जो हेडक्वार्टर है दैट्स इन नायरोबी केनिया। ठीक है, नायरोबी केनिया में यूएनईपी का हेडक्वार्टर है। अब जो ISWA है, ISWA के बारे में थोड़ा समझते हैं। जो इंटरनेशनल ISWA इज इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन। ISWA इज अ नॉन गवर्नमेंटल, इंडिपेंडेंट एंड नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी है, यानी कि किसी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, राइट। एंड डेवलप प्रोफेशनल वेस्ट मैनेजमेंट वर्ल्ड वाइड एज अ कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भी जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको देखते हैं एज अ कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। ओके, विल सी द नेक्स्ट वन नाउ। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे? हमें बताना है कौन से डे को एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आंसर इज 3 मार्च। ठीक है, March 3 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। So, World Wildlife Day, why is it celebrated? Why is it observed on March 3? Because it emphasizes the critical importance of safeguarding global biodiversity. ताकि लोगों को भी तो पता चले, पूरी दुनिया को पता चले कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को सेफ गार्ड करना, उसको कंजर्व करना हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हीं चीज़ों की इंपॉर्टेंस को दर्शाने के लिए इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को सेलिब्रेट किया जाता है ऑन March 3। ना वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो 2024 है उसके लिए क्या थीम रही थी? दैट इज कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो वाइल्ड लाइफ डे है दैट वाज सेलिब्रेटेड ऑन March 3, 2024, आप बताइए कि थीम क्या थी उसकी। सो द थीम वाज कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, एंड इट हाईलाइट्स द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का क्या रोल हो सकता है इन कंजर्वेशन एफर्ट्स। ठीक है, सो ये जो डे है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? इसका ओरिजिन हुआ है फ्रॉम थाईलैंड प्रपोजल टू UNGA इन 2013। 2013 में क्या हुआ था? थाईलैंड ने प्रपोजल दिया था UNGA को कि ऐसा एक वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट होना चाहिए टू अंडरस्कोर द अर्जेंसी टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फाना, ताकि लोगों को अर्जेंसी आए, राइट, लोगों के लाइफ्स में अर्जेंसी आए इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने की, फ्लोरा फाना इनको प्रोटेक्ट करने की, एंड ऐसे डिजिटल सोल्यूशंस बनाने के लिए ताकि वाइल्ड लाइफ को क्या किया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके। ठीक है, ओके, विल सी द नेक्स्ट वन। B. Sai Praneeth, who recently announced his retirement, is associated with which supports? हमें बताना है जो B. Sai Praneeth हैं, रिसेंटली जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया, वो कौन सी सपोर्ट से एसोसिएटेड हैं?
बी साई प्रणीत इज एसोसिएटेड टू बैडमिंटन। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो रहा है, बैडमिंटन। मार्च 2024 में बी साई प्रणीत ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया, ठीक है, फ्रॉम इंटरनेशनल बैडमिंटन। 31 ईयर ओल्ड है, कहाँ से, हैदराबाद तेलंगाना से। इनको सिंस 2020 टोक्यो ओलंपिक्स से इनको इंजरीज थी, तो उस वजह से इन्होंने यहाँ पे रिजाइन कर लिया है। एंड इन 2019 इनको एक ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था, कहाँ पे, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू डू सो सिंस 1983। सिंस 1983 ये पहले ऐसे इंडियन बने जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में ब्रॉन्ज मेडल को यहाँ पे जीता था। ही ऑल्सो वॉन द सिंगापुर ओपन एंड कम्पीटेड इन टोक्यो ओलंपिक्स। Okay. Which state government recently issued a notification declaring Oran's sacred groves as deemed forests? हमें बताना है कि रिसेंटली कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर की जिसमें उन्होंने ओरान्स यानी कि जो सैक्रेड ग्रूव्स है उनको डीम्ड फॉरेस्ट्स यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया है। डीम्ड फॉरेस्ट्स होते हैं फॉरेस्ट लाइक जो मान लीजिए कहीं पे एक एरिया है जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं एंड इट्स फॉरेस्ट लाइक, ठीक है, बट अभी तक वो नोटिफाई नहीं हुआ है एज अ फॉरेस्ट, नॉट येट नोटिफाइड एज अ फॉरेस्ट और आइडेंटिफाइड एज अ फॉरेस्ट। ठीक है, तो अभी उसको एज डीम्ड फॉरेस्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया है। एंड सैक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं, सैक्रेड ग्रूव्स फॉरेस्ट्स होते हैं ऐसे फॉरेस्ट जिनकी एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस होती है, ठीक है, जिनको कोई पर्टिकुलर कम्युनिटीज वेनरेट करती है, रेवर करती है, या उनको उनकी मान लीजिए आप रिलीजियस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ओके। सो ओरान्स जो कि ट्रेडिशनल सैक्रेड ग्रूव्स है कहाँ के हमें बताना है, इट्स फ्रॉम राजस्थान। एंड राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली इनको डिक्लेयर कर लिया है एज डीम्ड फॉरेस्ट्स। सो ओरान सैक्रेड ग्रूव जो अबंडेंट होते हैं इन बायोडाइवर्सिटी, जहाँ पे बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है विद वाटर बॉडीज, ठीक है, ऐसी स्पेसेस हैं जहाँ पे वाटर बॉडी भी ज़रूरी पाई जाती है। दीज आर कम्युनिटी मैनेज्ड, कम्युनिटीज़ इनको मैनेज करती हैं, राइट। ये ऑफन लोकल डीटीज़ एसोसिएटेड रहते हैं ओरान्स के साथ, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि इनका रिलीजियस सिग्निफिकेंस होता है, वहाँ पे लोकल डीटीज़ को इनके साथ एसोसिएट किया जाता है, राइट। कम्युनिटीज़ इन राजस्थान हैव बीन कंजर्विंग दीज फॉर सेंचुरीज, राइट। तो ओरान्स आल्सो फॉर्म द नेचुरल हैबिटेट फॉर इंडियाज मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इंडिया का क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो बर्ड है, ये उसका नेचुरल हैबिटेट राजस्थान के ओरान्स में वो पाया जाता है, विच इज़ अ प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और ये जो इंडियन बस्टर्ड है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये स्टेट बर्ड भी है राजस्थान का, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्टेट बर्ड है कहाँ का, राजस्थान का। और अब डीम्ड फॉरेस्ट्स कौन से एरियाज होते हैं, ये वो एरियाज होते हैं दैट हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेस्ट्स के वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते, जैसे हमें फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिलता है वहाँ से, राइट। वहाँ पे डेंसिटी ऑफ ट्रीज उस हिसाब से होती है, बट वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, दे आर नीदर नोटिफाइड नॉर रिकॉर्डेड इन गवर्नमेंट और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। लेकिन कहीं पे भी उनको एज फॉरेस्ट्स वो रिकॉर्डेड नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन TN गौड़ावर्मन केस इसमें क्या बताया है, जो कि कब हुआ था, दिसंबर 12, 1996 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो ऐसे लैंड्स को आइडेंटिफाई करे और उनको एज फॉरेस्ट यहाँ पे इंक्लूड करे, और ऐसे फॉरेस्ट्स को जो अभी तक फॉरेस्ट्स नहीं डिक्लेयर हुए हैं उनको एज डीम्ड फॉरेस्ट्स यहाँ पे इंक्लूड करे, ठीक है। उनको कवर किया जाएगा अंडर सेक्शन 2 ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1919, यानी कि अंडर दिस सेक्शन उनको यहाँ पे कंजर्व किया जाएगा ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। बट अभी जो वहाँ के लोग हैं उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है कि अंडर गवर्नमेंट इनका कंजर्वेशन किया जाएगा। दे आर सेइंग कि हम इनको खुद कंजर्व कर रहे थे, दे आर कम्युनिटी कंजर्व्ड, तो ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो हमने पढ़ ली है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ डेविन AI रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। हमें बताना है डेविन AI क्या है, ठीक है। जो डेविन AI है, what is it? Is it India's first government-owned OTT platform? No. Species of fish? No. It's world's first fully autonomous AI software engineer. ये वर्ल्ड का जो डेविन AI है, ये वर्ल्ड का पहला फुल्ली ऑटोनॉमस AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है। तो कॉग्निशन एक US बेस्ड कंपनी है, US की कंपनी है ये कॉग्निशन। इसी ने इंट्रोड्यूस किया इस डेविन AI को, जो कि वर्ल्ड का पहला
ऑटोनॉमस एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, ठीक है। सो डेविन क्या क्या कर सकता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकता है, इसमें इसके पास कुछ एडवांस्ड स्किल्स भी हैं, जैसे कोडिंग हो गया, डीबगिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, ठीक है। और किस चीज़ का यूज़ किया गया है इसमें, मशीन लर्निंग का, यूटिलाइजिंग मशीन लर्निंग, इसकी एबिलिटीज़ को एनहेंस किया गया, राइट। ये डिप्लॉय कर सकता है ऐप्स को, ये एआई मॉडल्स को ट्रेन कर सकता है, और काफ़ी सारे जो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग टास्क है उनको ऑटोनोमसली यानी कि खुद से कर सकता है, ठीक है। और डेविल में क्या पिक्युलैरिटीज़ है कि ये कंटेक्स्ट रिमेंबर कर सकता है, यानी कि अगर कोई फंक्शन हो रही है तो क्यों हो रही है, राइट। सेल्फ लर्न, खुद से सीखता है नई नई चीज़ें, एरर्स को रेक्टिफाई करता है और बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाता है। सो वी कैन सी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना ज़्यादा अभी इम्प्रूव हो चुकी है, राइट। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हमें बताना है जो ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक क्या है अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी's लेटेस्ट रिपोर्ट। यूएनडीपी इज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है ऑफ ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हमें बताना है कि इंडिया की रैंक क्या रही है। तो हमारा जो आंसर है दैट इज 134। इंडिया ने कौन सी पोजीशन यहाँ पे अचीव कर लिया, दैट्स द 134th। इंडिया हैज असेंडेड टू 134th प्लेस इन 2023-2024 ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो किसने रिलीज किया है, यूएनडीपी ने। सो ये जो रिपोर्ट है ना, ये कब से शुरू हुई है, इट हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम 1990। ये वाला जो पॉइंट है कि 134th रिसेंट रिपोर्ट में हमारी पोजीशन है, ये इंपॉर्टेंट हो रही है। डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में विच इज़ ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बाय यूएनडीपी, इसमें बताइए इंडिया की रैंक क्या रही है। तो दैट इज़ 134th। और अभी हम जानते हैं कि कब इसको इनिशिएट किया गया, इट वॉज इनिशिएटेड इन 1990। और इसमें किस चीज़ का असेसमेंट होता है, हेल्थ का, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि जो यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स है वो हेल्थ है, दूसरा एजुकेशन है एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे। इन तीन चीज़ों के बेसिस पे हर किसी कंट्री को एसेस किया जाता है और फिर उसको स्लॉट्स, पोजीशंस यहाँ पे क्या की जाती है, यानी कि रैंक्स यहाँ पे असर्ट की जाती है उनकी, ठीक है। उनको रैंक्स दी जाती है, राइट। और स्कोर जो रेंज करता है दैट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। अगर किसी कंट्री का स्कोर 0 है यानी कि वहाँ पे बिल्कुल भी जेंडर इनइक्वालिटी नहीं है, राइट, अच्छे से डेवलपमेंट हो गई है, ठीक है। इंडिकेट्स हायर डेवलपमेंट, 1 इंडिकेट करेगा हायर डेवलपमेंट, सॉरी मैं क्या बता रही हूँ यहाँ पे, 0 to 1 यानी कि 0 जो है कम डेवलपमेंट को शो करेगा एंड 1 जो है प्रॉपर हायर ह्यूमन डेवलपमेंट को शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरीज है, इट्स वेरी हाई, मीडियम एंड लो, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज बाय यूएनडीपी, इंपॉर्टेंट है। 134th प्लेस रही है इस बार इंडिया की। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट विच कंट्री रैंक्ड एज वर्ल्ड लीडिंग आर्म्स इंपोर्टर फ्रॉम 2019 to 2023। सिप्री रिपोर्ट के हिसाब से हमें बताना है कौन सी कंट्री लीडिंग आर्म इंपोर्टर रही है, यानी कौन सी कंट्री आर्म्स का इंपोर्ट सबसे ज़्यादा कर रही है फ्रॉम 2019 to 2023। तो आंसर इज इंडिया, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय स्टॉकहोल्म International Peace Research Institute, SIPRI is Stockholm International Peace Research Institute. According to this institute, India leads global arms imports with a 4.7% growth from 2014-18 to 2019-2023. कितना ग्रोथ हुआ है आर्म्स इम्पोर्ट्स में, 4.7%, ठीक है। रशिया रिमेन्स इंडियाज प्राइमरी आर्म्स सप्लायर, यानी कि हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो कर रहे हैं अपने आर्म्स कहाँ से कर रहे हैं, रशिया से, ठीक है। अभी लेकिन इसका जो शेयर है वो कम हो चुका है, 50% से नीचे आ गया है सिंस 1960-64, वरना हम बहुत ज़्यादा 50% से ज़्यादा रशिया से इंपोर्ट कर रहे थे। बट स्टिल अभी नंबर 1 पे स्टिल हमारा सबसे बड़ा सप्लायर है आर्म्स का, ठीक है। इंडिया सोर्स 36% ऑफ इट्स आर्म्स इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया, ठीक है। कितना, 36%, यानी बिलो 50%, राइट। अब सिप्री के बारे में देखते हैं। सिप्री जो है इट्स एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बेस्ड इन स्टॉकहोल्म, ठीक है। एंड इसको फाउंड किया गया था इन 1966। इसके जो करंट चेयरमैन है दैट इज स्टीफन लोविन। स्टीफन लोविन इसके करंट चेयरमैन है। ऑल राइट, वील सी द नेक्स्ट वन नाउ। When was the Citizenship Amendment Act 2019 implemented in India? हमें बताना है कौन सी डेट को Citizenship Amendment Act 2019 इम्प्लीमेंट हो गया, इफेक्ट में आ गया, ठीक है। सो द आंसर इज 11 मार्च 2024। 11 मार्च 2024 से जो Citizenship Amendment Act 2019 है ये इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया में, ठीक है।
कंटेक्स्ट देखते हैं। ऑन मार्च 11, 2024 यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एनफोर्सड, ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री ने एनफोर्स किया? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एम्पावर्ड कमेटी यहाँ पे एस्टैब्लिश करी, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़ को भी एस्टैब्लिश किया ताकि जो सिटीजनशिप एप्लीकेशंस है उनको प्रोसेस किया जा सके। ये जो एक्ट था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसको कब लाया गया था? दिसंबर 11, 2019 में। और ये अमेंड करता है, ये एक अमेंडमेंट है किसका? एक सेकेंड, इट्स एन अमेंडमेंट ऑफ Citizenship Act 1955, ठीक है। जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसको अमेंड करते हैं। और कब लाया गया था इसको? दिसंबर 11, 2019 में। लेकिन फ्रॉम मार्च 11, 2024 से इसको इम्प्लीमेंट कर लिया गया है। 2 डेट्स को आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। सो एज पर दिस एक्ट इट अलाउज इलीगल माइग्रेंट्स ऑफ 6 रिलीजियस कम्युनिटीज, 6 रिलीजियस कम्युनिटीज के लोगों को यहाँ पे क्या किया जाएगा? सिटीजनशिप प्रोवाइड किया जाएगी। जो भी इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं तो फ्रॉम 6 रिलीजियस कम्युनिटीज को यहाँ पे रिफ्यूज दी जाएगी, उनको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा यहाँ पे। और वो कम्युनिटीज कहाँ से होंगी? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान टू बी एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। प्रोवाइडेड दे सॉट रिफ्यूज इन इंडिया ड्यू टू रिलीजियस परसिक्यूशन ऑन और बिफोर दिस, ठीक है। यानी कि 6 रिलीजियस कम्युनिटीज को जो लोग बिलोंग करेंगे और फिर माइग्रेट करेंगे टू इंडिया फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, एक्सेप्ट मुस्लिम्स को छोड़ के बाकी कम्युनिटीज, बाकी जो 6 कम्युनिटीज है उनके लोगों को यहाँ पे रिफ्यूज प्रोवाइड किया जाएगा और उनको सिटीजनशिप भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। मुस्लिम्स को इसलिए नहीं ऐसा माना जाता है कि जो ये मुस्लिम कंट्रीज है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो वहाँ पे मुस्लिम्स के साथ क्या ही उनका रिलीजियस परसिक्यूशन होगा। सो वहाँ पे जो कम्युनिटीज रिलीजियस परसिक्यूशन फेस करेगी उन्हीं ही कम्युनिटीज को यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दिस। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा इथेनॉल 100 फ्यूल। इथेनॉल 100 फ्यूल जो है रिसेंटली लॉन्च किया पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने। हमें बताना है कितनी स्टेट्स में करंटली एक्सेसिबल है, ठीक है। आंसर इज 5, ठीक। 5 स्टेट्स में रिसेंटली इथेनॉल 100 फ्यूल अवेलेबल रहेगा, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। जो यूनियन मिनिस्टर हैं श्री हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने लॉन्च किया रिसेंटली इथेनॉल 100, ठीक है, जो कि एक ऑटोमेटिव फ्यूल है एट इंडियन ऑयल्स रिटेल आउटलेट इन दिल्ली। ये जो इथेनॉल बेस्ड फ्यूल होगा 183 आउटलेट्स में ये अवेलेबल होगा। कहाँ पे, कौन सी 5 स्टेट्स में? महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी, न्यू दिल्ली एंड तमिलनाडु, ठीक है। इन 5 स्टेट्स में और दिल्ली यूटी है तो वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। अब इथेनॉल 100 क्या है? इथेनॉल इज 100% इथेनॉल, इसमें कोई भी और चीज़ ब्लेंडेड नहीं होगी। दिस विल बी 100% इथेनॉल, ठीक है। ये एक बायोफ्यूल है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कॉर्न हो गया, शुगर केन हो गया या दूसरे जो भी प्लांट मटीरियल्स है उनसे इसको प्रोड्यूस किया जाता है, ओके। नेक्स्ट इज रिसेंटली विच IIT successfully transferred a pioneering swine fever vaccine technology to Biomed Private, a vaccine manufacturing company, ठीक है। पहले कोई जो इंस्टीट्यूट होता है वो क्या करता है? वो टेक्नोलॉजी बनाता है, राइट, कि कैसे किसी वैक्सीन को डेवलप करना है, ठीक है। अब जब टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई तो उसको ट्रांसफर किया जाता है किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, राइट, सो दैट वो इसको कॉमर्शियली अवेलेबल करा सके। कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे किसी फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आज पूछ रहा है कि किस IIT ने सक्सेसफुली ट्रांसफर कर लिए है स्वाइन फीवर वैक्सीन टेक्नोलॉजी। स्वाइन फीवर के लिए वैक्सीन टेक्नोलॉजी बनाई है इन्होंने, तो किसको ट्रांसफर कर दिया? टू बायोमेड प्राइवेट वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। बट ये किस IIT ने किया है? दैट्स आस्क्ड हियर, ठीक है। तो आंसर इज IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी ने रिसेंटली स्वाइन फीवर वैक्सीन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और किसको दे दिया? फिर बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड को, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब वैक्सीन किस चीज़ के लिए बनाया गया? फॉर स्वाइन फीवर। स्वाइन फीवर जो वायरस है उसी के लिए इस वैक्सीन को डेवलप किया गया, जो कहाँ कहाँ पे प्रेवलेंट है? स्टेट्स जैसे बिहार, केरला, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में, इन 3 जगहों पे ज़्यादा प्रेवलेंट है, राइट। तो ये जो वैक्सीन है इसको डेवलप किया गया है यूजिंग ए रिकम्बिनेंट वेक्टर और ये नॉन इन्फेक्शियस होगा टू ह्यूमंस। अब रिकम्बिनेंट जो वैक्सीन्स होते हैं उनको कैसे बनाया जाता है? ये जेनेटिकली मॉडिफाइड वैक्सीन्स होते हैं, इनको जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है ताकि जो एक्चुअल वायरस हो उसको मिमिक किया जा सके। और जब इसको बॉडी में डाला
जा सके, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी डेवलप करके रखे, ताकि अगर एक्चुअली में ये वायरस हमें लगता है तो हमारा इम्यून सिस्टम रेडी रहना चाहिए टू फाइट द वायरस, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी पार्ट 2 ऑफ मार्च 2024 करंट अफेयर्स. I hope you have learned a lot. I'll see you in the next video. Till then.